नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज हमारा 7th लेक्चर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक को कवर करने का जो मेरा आइडिया था, उसके तहत जो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी। जो सेंटर है, भारत सरकार है, वो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है, उसका निर्माण किया है। इसीलिए यह न्यूज काफ़ी इम्पोर्टेंट है और चर्चा में भी है। ये जो कंप्राइजेज किया है, निर्माण किया है, इसमें 3 डिपार्टमेंट, 3 मिनिस्ट्रीज के जो सेक्रेटरीज होंगे वो उसमें होंगे। इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड और ट्राइबल अफेयर से रिलेटेड जो सेक्रेटरीज लेवल के अधिकारी होंगे वो इस जो अथॉरिटी का निर्माण किया गया है उसके पार्ट होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंड एलोकेट होगा वो इस KBLPA मतलब केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी, इनके द्वारा ही भेजा जाएगा और इनके द्वारा ही वहां पे स्पेंड किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है, इसके तहत हम जान लेते हैं कि इसमें जो पानी का ट्रांसफर होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर कहाँ से किस नदी में होगा, इसमें बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शंस अगर उल्टा हो गया तो आप गलती कर देंगे कि ये केन रिवर है, केन रिवर से पानी को बेतवा रिवर में ट्रांसफर किया जाएगा। अब इस पिक्चर को देखिए, ये बेतवा रिवर है और ये केन रिवर है। इस केन रिवर पे यहाँ पे डैम बनाया जा रहा है और यहाँ पे जो पानी कलेक्ट होगा, इस पानी को फिर ट्रांसफर किया जाएगा इस कैनाल के द्वारा यहाँ पे बेतवा रिवर में। जिसका मतलब जो वाटर है ये ट्रांसफर होगा केन रिवर से बेतवा रिवर में। तो याद रखिएगा हमेशा फ्रॉम टू। ऑप्शन अगर बेतवा से केन हो गया और आपने सही कर दिया तो गलत हो जाएगा आंसर। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि जो बुंदेलखंड रीजन है, ये जो एरिया है ये पूरे बुंदेलखंड रीजन है। इस बुंदेलखंड रीजन में जो वाटर का स्कार्सिटी है उसको दूर करने के लिए इस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। लेकिन इसके कुछ कंसर्न्स है। कंसर्न्स क्या है? ये जो डैम बनेगा दौधन डैम, इसका नाम होगा दौधन डैम। इसके कारण केन रिवर पे इस डैम के कारण इस एरिया में, पूरे एरिया में जो वाटर लेवल है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि डैम बनेगा, पानी को रोकेगा तो पानी जो है वो फैलेगा एरिया में। ये जो पानी फैलेगा उसके कारण जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, इस एरिया में पन्ना टाइगर रिजर्व है, इसका लगभग 7.6% जो एरिया है वो सबमर्ज हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि ये न्यूज में है। ये केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इसी न्यूज में होने के कारण इसका लिंक जो है पन्ना टाइगर रिजर्व से हो गया, इसीलिए पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा जाएगा। ये पन्ना टाइगर रिजर्व किस एनिमल से जुड़ा हुआ है उसके बारे में पूछा जा सकता है। कभी कभी जो टाइगर रिजर्व्स है, पन्ना टाइगर रिजर्व्स है, इससे कौन कौन नदियां क्रॉस करती है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको बारीकी से समझिएगा, इसको याद रखिएगा। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है नेशनल मेरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले वीडियो मैंने बताया था कि किस तरह से इंडियन ओशियंस में चाइना का इंटरवेंशन बढ़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये एक कोऑर्डिनेटर का निर्माण किया गया है। फर्स्ट टाइम कोऑर्डिनेटर का निर्माण किया गया है। नेशनल मेरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर फर्स्ट टाइम भारत ने किया है। ये कोऑर्डिनेटर जो है, NMSC बोलते हैं इसको, विल बी पार्ट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट। जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट है इनका पार्ट होगा और यह रिपोर्ट करेगा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो अजीत डावल अभी इस पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं, तो उनको डायरेक्ट ये रिपोर्ट करेगा। इसमें जो नेशनल मेरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जो होगा ये कोऑर्डिनेट करेगा किन के बीच? तो इंडियन नेवी के बीच, कोस्ट गार्ड के बीच, सिक्योरिटी एजेंसीज जो कि कोस्टल एंड मेरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड है उनके बीच, और 13 जो कोस्टल स्टेट है भारत में और जो यूनियन टेरिटरीज है इनके बीच एक बहुत ही अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट करेगा ये नेशनल मेरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। क्यों जरूरी था ये करना? क्योंकि भारत के पास लगभग 7000 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है। भारत के पास लगभग 2 मिलियन किलोमीटर्स का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स है, ठीक है। और 70% जो भारत का ट्रेड होता है वो आपका सी रूट से ही होता है, और स्पेशली जो क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं वो सी रूट से ही होता है। और चाइना का जो पेनिट्रेशन है इस इंडियन ओशियंस रीजन में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, खास करके भारत के जो पड़ोसी देश हैं
पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया और आपका श्रीलंका, इन सब के सहयोग से चाइना किस तरह से भारत को इस इंडियन ओशन में घेर रहा है, इसी को काउंटर करने के लिए, इसी को बैलेंस करने के लिए भारत ये सारे स्टेप उठा रहे हैं। जो अगला टॉपिक है रूसा। फ्रेंड्स, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इसका एक शॉर्ट फॉर्म है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है इसको अप्रूव किया है, कंटिन्यूएशन जो कब तक, 2026 तक। 2013 में इसे लॉन्च किया गया था, इसका 2026 तक जो कंटिन्यू करने का प्रोसेस है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जिसको अप्रूव किया गया है, इसलिए न्यूज में था। ये क्या करेगा, स्ट्रेटेजिक फंडिंग करेगा ऐसे स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को जो कि एलिजिबल होगा। तो याद रखिएगा, ये स्टेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है उनको ये फंडिंग करेगा। इसके तहत अंडर न्यू फेज, ये जो न्यू फेज है इस समय जो अभी कंटिन्यू किया जाएगा इसको 2026 तक, इस फेज के तहत जो रूसा है इसका एम्स है कि रिच, ये अपनी पहुंच बनाएगा कहां कहां तक, तो अनरिजर्व्ड और अंडर रिजर्व्ड जो एरिया अभी तक है, जो रिमोट एंड रूरल एरिया है वहां तक, और LWE लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया जो है वहां तक अपना रीच को बढ़ाएगा, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो है या टायर 2 सिटीज जो है यहाँ तक इस प्रोग्राम के तहत अपना रीच को बढ़ाया जाएगा। ये इस राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का मेन पर्पस है। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का फुल फॉर्म होता है स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है ये दूसरे जो मिनिस्ट्रीज हैं, खास करके सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इनके साथ इस श्रेष्ठ अभियान के लिए हाथ मिलाए हैं, इसीलिए बहुत न्यूज में था। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, श्रेष्ठ का ऑब्जेक्टिव है कि इनहांस रीच, मतलब इनका जो रीच है उसको बढ़ाएगा। कहाँ रीच है, तो डेवलपमेंट इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट जिस एरिया में इंटरवेन करके जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसको बढ़ाने की कोशिश करता है, पहला। और दूसरा, जो एससी डोमिनेटेड एरियाज में सर्विस दिया जा रहा है वहां पे जो गैप है उस गैप को फुलफिल करना, इसका 2 ऑब्जेक्टिव्स है। इस तरह से ये 2 ऑब्जेक्टिव्स आपने देखा। ये जो श्रेष्ठ मॉडल्स है ये 2 मॉडल्स पे काम करता है। जो पहला मॉडल है इसका कि हायर क्वालिटी रेसिडेंशियल एजुकेशन जो है एससी स्टूडेंट्स को वो प्रोवाइड करना है, तो रेसिडेंशियल एजुकेशन। एंड दूसरा है कि अगर कोई संस्था, ऑर्गेनाइजेशंस इसको वॉलंटरली इस तरह का कोई संस्था चलाती है जो एससी लोगों के वेलफेयर और अच्छे एजुकेशन के लिए है, तो उनको ग्रांट इन एड देना है। जो उस तरह के स्कूल्स हैं, जो हॉस्टल्स चलाया जा रहा है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वॉलंटरली जब चलाया जा रहा है तो उनको इसको ऐड देना है। तो ये 2 मॉडल पे काम कर रहा है। फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्माइल। बहुत सुंदर टॉपिक है। इसको लॉन्च करने वाली जो मिनिस्ट्रीज है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंटर द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये जो प्रोवाइड करेगा वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन टू ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसको उनके वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन के लिए काम करेगा, और ऐसे लोग जो कि बेकिंग का काम करने के लिए मजबूर है उनके लिए भी वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन का काम करेगा। ये स्कीम जो है 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक चलाया जाएगा। फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सीड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका फुल फॉर्म होता है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTS। DNTS को हम लोग अभी देखेंगे क्या होता है DNTS। इसको लॉन्च करने वाला जो मिनिस्ट्री है सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। ये एक एम्ब्रेला स्कीम है। किसके लिए? डी नोटिफाइड, नोमेडिक एंड सेमी नोमेडिक जो कम्युनिटीज है उनके लिए ये एक स्कीम है। इसके तहत 4 कंपोनेंट्स है। पहला कंपोनेंट है एजुकेशनल एम्पावरमेंट से रिलेटेड, दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड, चौथा है लाइवलीहुड्स टू सपोर्ट इनकम जनरेशन से रिलेटेड, एंड द 4th इज हाउसिंग। हाउसिंग भी देना है आपको प्रधानमंत्री आवास योजना या इंदिरा आवास योजना के तहत दिया जाएगा। अब देखते हैं डी नोटिफाइड जो ट्राइब्स है ये क्या है। ये डी नोटिफाइड ट्राइब्स वो कम्युनिटीज है जिनको ब्रिटिश पीरियड में, कॉलोनियल पीरियड में बॉर्न क्रिमिनल्स का दर्जा दिया गया था।
उसको नोटिफाइड किया गया था एज ए बॉर्न क्रिमिनल्स, और वो एक्ट था कॉलोनियल इरा का एक्ट था जिसका नाम था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871। इस क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 के तहत कुछ कम्युनिटी थे जिनको ये नोटिफाइड करता था कि ये जन्म लेते ही ये क्रिमिनल्स हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ये जो नया एक्ट लाया गया भारत सरकार के तहत, उसके तहत जो नोटिफाइड बॉर्न क्रिमिनल्स थे उनको डी नोटिफाइड किया गया। दैट्स कॉल्ड डी नोटिफाइड ट्राइब्स। ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ गया कहाँ से आया? जो इसका अदर स्टेप्स है, जो अदर स्टेप्स DNT डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए अभी तक लिया गया है वो देख लेते हैं। एक रैंकेड कमीशन बनाया गया था 2008 में, और नेशनल कमीशन 2015 में बनाया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री भीखू रामाजी इडाटे। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। और जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स है उनका हिस्ट्री मैंने बताया। तो इस तरह से सीड जो परियोजना है, सीड जो स्कीम है, वो किससे रिलेटेड है इसको हम लोगों ने देखा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट्स ने इसको अप्रूव्स किया है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष भारतमान डिजिटल मिशन फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए इसको अप्रूव कर दिया है। इसका एम क्या है? टू डेवलप बैकबोन, ऐसे बैकबोन को डेवलप करना है जो नेसेसरी है टू सपोर्ट द इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इंटीग्रेटेड हो, उसको डेवलप करने के लिए ये प्रोजेक्ट है, ये इसका एम है। जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, इसके लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, ये याद रखिएगा। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम। इसके जो मेन कंपोनेंट्स है, इसमें एक याद रखिएगा नाम आभा, ठीक है, ये याद रखना है कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर जो है कहा जाएगा आभा किस स्कीम से जुड़ा हुआ है। जो दूसरा पॉइंट है हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री से रिलेटेड है, और तीसरा है यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री। ये 4 जो है कंपोनेंट्स है इसके। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या 3D प्रिंटिंग। एडिटिव क्या मतलब? ऐड करना। नेशनल स्ट्रेटेजी ऑन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग वाज रिलीज्ड, इसलिए न्यूज में था। इसके बारे में जान लेते हैं। एडिटिव जो मैन्युफैक्चरिंग है वो क्या होता है, या 3D प्रिंटिंग क्या होता है। जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है, ये एक प्रोसेस है। इसके तहत 3 डायमेंशनल जो ऑब्जेक्ट है उनको बिल्ड किया जाता है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन मॉडल, एक कंप्यूटर होता है, उसमें आप एक मॉडल को डिजाइन करते हैं, तो उस मॉडल के आधार पे 3D प्रिंटिंग से उस चीज को बनाते हैं। और तीसरा पॉइंट है, इसमें हम सक्सेसिवली एडिंग करते हैं मटेरियल का, मतलब एक लेयर बाय लेयर जो है, लेयर बाय लेयर मटेरियल को ऐड करते रहते हैं। सक्सेसिवली ऐड जो हम करते हैं लेयर बाय लेयर, इसको बोलते हैं एडिंग मटेरियल्स लेयर बाय लेयर फैशन। इसमें डिपोजिशन एंड सॉलिडिफिकेशन जो होता है उस मटेरियल का, वो कंट्रोल होता है कंप्यूटर के द्वारा, ये याद रखिएगा। तो आपने ये देखा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। ये पिक्चर जो आपको दिख रहा है, इस पिक्चर को देखिएगा, ये 3D प्रिंटिंग मशीन है। इसके साथ साथ एक कंप्यूटर की जरूरत होता है, और तीसरा फिलामेंट का जरूरत होता है। 3 चीज की जरूरत होता है। कंप्यूटर में जो आपने एक ऑब्जेक्ट जो बनाना है, उसका आपने एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो बनाना है, उसका आपने एक मॉडल डेवलप कर लिया, उसको प्रिंटर के साथ जोड़ दिया, आपने कमांड दिया। प्रिंटर में एक फिलामेंट जुड़ा होगा, वो प्लास्टिक का ही होता है मेनली। इस तरह से वो प्लास्टिक जो है प्रिंटर के थ्रू आता है, प्लास्टिक पिघलता है, और जो जिस मॉडल का आपने शेप बनाया है वो बनता चला जाता है, उसमें ऐड होते जाता है। ये नीचे से शुरू हुआ, उसमें सारे मटेरियल जो ऐसे ऐसे करके ऐड होते होते जाएगा, और एक तरह से आपका जो मानव का जो चेहरा है उसका शेप ले लिया। ये जो प्रोसेस है इसको 3D प्रिंटिंग जो है ये कहा जाता है, या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहा जाता है। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए आप ट्रेडिशनल जो मेथोडोलॉजी है और जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मेथड है इसको समझिए। ट्रेडिशनल जो मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स है उसमें हम सब्सट्रैक्टिव नेचर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो मानव का चेहरा है, यही अगर आपको बनाना हो लकड़ी में, तो आप लकड़ी को जो है छेनी से या हथौड़ा के सहयोग से थोड़ा थोड़ा करके ना अलग अलग करोगे, एक शेप दोगे। शेप देने के लिए आप उस लकड़ी के बहुत सारे पार्ट को अलग अलग काट करके हटाओगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। वहां पे सब्सट्रैक्टिव होता था, यहाँ पे एडिटिव होता है। ये समझ में आ गया अंतर। जो सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें
पार्ट्स को रिमूव करते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वुड कटिंग, जो मैंने अभी बताया। तो इस तरह से एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी चीज़ है, 3D प्रिंटिंग बहुत ही रिवोल्यूशनरी चीज़ है, इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हेल्थ स्टार रेटिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है, जिसको फसाई बोलते हैं, ये शुरू कर रहा है स्टार रेटिंग सिस्टम फॉर पैकेज्ड फूड। ये जो है सिमिलर होगा किसके तहत, स्टार एनर्जी रेटिंग। आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं उस पे एक स्टार का सिंबल लगा रहता है, और ये जो स्टार देता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी के द्वारा होता है। इसी पैटर्न पे ये फसाई काम करेगा पैकेज्ड फूड के तहत। जितने भी पैकेज्ड फूड होंगे उस पे डिस्प्ले होगा नंबर ऑफ स्टार्स, कितने स्टार्स का है, ताकि आपको ये पता चले वो कितना हेल्दी है और अनहेल्दी है। और ये जो स्टार होगा हेल्दी एंड अनहेल्दी पे जो उसका इंडिकेटर होगा, ये हेल्दीनेस और अनहेल्दीनेस का जो बेस होगा, जिस चीज पे ये निर्धारित होगा, वो साल्ट, शुगर एंड फैट, इन तीनों के आधार पे ये डिसाइड किया जाएगा कि वो कितना हेल्दी है या अनहेल्दी है, और उसके आधार पे स्टार दिया जाएगा। बहुत ही अच्छा होगा। आप जो हम लोग फैक्ट फूड खाते हैं उसमें अगर ये स्टार कम हुआ या ज़्यादा हुआ, उससे हमको पहचानने में आसानी होगा वो कितना हमारे लिए हेल्दी है या अनहेल्दी है। फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो डाटा सेंटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बढ़िया से समझने के लिए एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मैंने आपको एक व्हाट्सएप मैसेज दिया, व्हाट्सएप मैसेज में देखिएगा कि एक बार ना एक सिग्नल दिखाता है, कुछ देर के बाद 2 सिग्नल दिखाता है, और कुछ देर के बाद जो है वो सिग्नल दोनों जो है ग्रीन हो जाता है। तो ग्रीन होता है, जब आप पढ़ लेते हो तो ग्रीन हो जाता है। लेकिन एक सिग्नल, 2 सिग्नल जो होता है उसको क्यों एक ही सिग्नल होता है, उसको अगर हम सवाल अगर होता है तो उसका आंसर आज हमको यहाँ मिलेगा। क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं डाटा सेंटर क्या है। एक डेडिकेटेड सिक्योर स्पेस होता है, या तो बिल्डिंग के रूप में हो या सेंट्रलाइज लोकेशन, मतलब 2-3 बिल्डिंग मिल करके एक सेंट्रलाइज लोकेशन हो जाता है, जहाँ पे कि कंप्यूटिंग एंड नेटवर्किंग इक्विपमेंट जितने भी होता है वहाँ पे कंसंट्रेटेड हो, और उनका जो पर्पस होता है वो होता है कलेक्टिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग और अलाउइंग एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ये सारे चीज जो होता है जहाँ पे उसको डाटा सेंटर बोलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा सेंटर क्या है भारत के लिए खास करके, राइजिंग डिजिटल इकोनॉमी। ऐसा माना जाता है, ऐसा एस्टिमेट है कि 2025 तक भारत में डिजिटल इकोनॉमी का जो शेप होगा वो $1 ट्रिलियन का होने वाला है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाटा लोकलाइजेशन प्रोविजंस, मान लीजिए कि आपका जो व्हाट्सएप मैसेज करते हैं तो पहला जो सिग्नल दिखाता है, एक सिग्नल जब होता है तो इसका मतलब आपने जैसे ही मैसेज भेजा, वो अगर उस डाटा का स्टोरेज न्यूयॉर्क में है, उस डाटा का स्टोरेज अगर सिंगापुर में है, तो वो वहां पहुंच गया। एक सिग्नल का दिखाने का मतलब है कि वो वहां पहुंच गया। 2 सिग्नल दिखाने का मतलब हुआ कि वो न्यूयॉर्क से फिर आपके फ्रेंड जो इंडिया में है उनके तक पहुंच गया। तो एक सिग्नल का मतलब हुआ कि इंडिया से आपने भेजा, वो न्यूयॉर्क गया, और दूसरे सिग्नल का मतलब हुआ कि उस न्यूयॉर्क से फिर आकर के वो आपके दोस्त के मोबाइल में पहुंच गया। तो 2 सिग्नल का मतलब हो गया कि अल्टीमेटली आपके दोस्त तक पहुंच गया। लेकिन ये डाटा जो है ये ट्रांसफर हुआ पहले न्यूयॉर्क एंड देन फिर इंडिया आया। तो कहता है कि हमको डाटा लोकलाइजेशन करना है, मतलब इंडिया में जो डाटा है इंडिया में ही रहे उसका स्टोरेज, ये हमारा बहुत जरूरी है। मीटिंग डिमांड ऑफ डिजिटल पॉपुलेशंस, क्या मतलब होता है डिजिटल पॉपुलेशंस? आजकल जिस तरह से स्मार्टफोन बढ़ रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स बढ़ रहे हैं, ई कॉमर्स हो रहा है, डिजिटल इंटरटेनमेंट, डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल पेमेंट्स एंड मेनी थिंग्स, डिजिटल बिजनेस एंड सर्विसेज जो चल रहा है, इस तरह से जो डिजिटल पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत में ही डाटा सेंटर हो, किसी विदेश में ना हो। ये चीज़ याद रखिएगा। पिछले वीडियो मैंने बताया था डाटा कॉलोनाइजेशन एंड डाटा डिक्टेटरशिप। अगर ऐसी कंपनी जिसके हाथ में ये सारा चीज हो, और कभी कभी ऐसे देश जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, ऐसे देश में ये डाटा स्टोर हो गया, तो वो वहां से आपको मैनिपुलेट करने की क्षमता उसको हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश में डाटा सेंटर हो। फ्रेंड्स, जो अगला हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अभी जो साइंटिस्ट है वो ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसको प्राप्त करने के लिए, अभी तक जो फ्यूजन रिएक्टर से एनर्जी प्राप्त हुआ है उसमें सबसे ज्यादा प्राप्त करने का अभी हमारा ये सफलता हासिल किया है, इसलिए ये न्यूज में है। एनर्जी वाज प्रोड्यूस्ड इन द मशीन कॉल्ड टोकामैक। याद रखिएगा, जिस मशीन में ये एनर्जी को प्रोड्यूस किया गया है उसको टोकामैक कहा गया है। ये टोकामैक है क्या? एक ये जो एक्सपेरिमेंट है मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है इस डिवाइस में। इस फील्ड के द्वारा हम
एनर्जी जो फ्यूजन से होता है उसको हार्नेस करते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा हम कंटेन करते हैं या कंट्रोल करते हैं हॉट प्लाज्मा को। अब सवाल उठता है कि ये हॉट प्लाज्मा क्या होता है। जो भी मैटर होता है उसका जब आयोनाइज्ड स्टेट होता है, जो गैस के सिमिलर ही होता है, जब आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ एनी मैटर होता है तो उसको गैस के सिमिलर होता है, या कहिए कि और उसको अगर हम गर्म करते हैं तो ये गैस जो है बन जाता है प्लाज्मा। एक्सट्रीम टेम्परेचर में ये गैस जो है प्लाज्मा बन जाता है। तो सबसे पहले प्लाज्मा, और प्लाज्मा को कंट्रोल करने के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड, ये सारे जो है इस डिवाइस में रहता है, इस टोकामेक डिवाइस में। और इसमें फिर हम फ्यूजन कराते हैं। इस डिवाइस में फ्यूजन जो होता है उसमें दो एलिमेंट्स की जरूरत होता है, ड्यूटोरियम और ट्यूटोरियम। ये याद रखिएगा, ये एक न्यूक्ली है। और ये जो आइसोटोप्स है एक तरह का, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका जो फ्यूल है, फ्यूजन में जो फ्यूल है वो हाइड्रोजन जो आइसोटोप्स है उसका न्यूक्ली है, ड्यूटेरियम एंड ट्यूटोरियम। ये दोनों चीज को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके द्वारा इनको फ्यूज किया जाता है। फ्यूज का मतलब होता है दो को मिला देना। जैसे 2 + 2 = 4, तो 2 + 2 को मिला दिया तो 4 हो गया। लेकिन सच में कहिए कि 2 + 2 4 यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे 2 + 2 = 3.9 होगा। दो मटेरियल को मिला दिया गया तो 3.9 हो गया। या 1 + 1 = 2 नहीं होता, ये 1.9 होगा। तो ये जो पॉइंट 1 कहाँ गया, वो जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। जो अब देखते हैं कि जो अभी तक जितना भी न्यूक्लियर प्लांट जो काम करता है वो किस प्रोसेस के तहत काम करता है, वो फिजन मेथोडोलॉजी के तहत काम करता है, इस मैकेनिज्म के तहत करता है। फिजन का मतलब होता है स्प्लिट होना, डिवाइड करना। मतलब ये कह सकते हैं दो है, उसमें उसको बम्बार्डिंग कर, न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग करके उसको डिवाइड करके 1 में डिवाइड कर दिया। तो आप ये कहिएगा 2 को डिवाइड कर दिया तो 1 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि एक 0.9 हो, दूसरा भी 0.9 हो, तो थोड़ा सा जो मटेरियल उसमें है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब न्यूक्लियर जो फ्यूजन होता है इसमें स्प्लिटिंग प्रोसेस होता है। इसमें जो आपका मेन फ्यूल है वो है यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। ये दो चीज याद रखिएगा। यहाँ पे जो फ्यूल है वो अलग है, यहाँ पे फ्यूजन में जो है फ्यूल ये अलग है। और फ्यूजन में जो फ्यूल है वो यूरेनियम एंड प्लूटोनियम है। जो फ्यूजन है जिसमें कि मिलता है उसका जो फ्यूल है वो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है, उसका नाम है ड्यूटोरियम एंड ट्यूटोरियम। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विज्ञान सर्वत्र पूजते। इसमें मेन चीज याद है कि विज्ञान सर्वत्र पूजते। इसके तहत एक फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज किया गया वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा हो गया। विज्ञान जो है इसका मतलब ये मत समझिएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के द्वारा हो गया, बस ये चीज याद रखना है। आज़ादी के जो अमृत महोत्सव है उस पर एक मनाया गया था महोत्सव। जो एक चीज और याद रखिएगा, ये जो है इसमें होमेज जो है शोकेस होमेज दिया गया किसके लिए, अचीवमेंट्स में। 75 साल में जो इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद जो एक अचीवमेंट हासिल किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, उसके तहत एक होमेज दिया गया उसको। यहाँ पे याद रखिएगा, हो सकता है 75 ईयर्स न दे करके बोला जाएगा, क्योंकि एंशिएंट पीरियड से लेकर के आज तक जो भारत का अचीवमेंट है उनके तहत जो है एक तरह का होमेज के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये फेस्टिवल्स का आयोजन किया। तो यहाँ पे देखिएगा ये ऑप्शंस गलत है, ये सिर्फ 75 ईयर्स में जो इंडिया ने अचीव किया है उनके लिए है। फ्रेंड्स, जो अगला टॉपिक है हमारा है इंडिया इनोवेशन ग्राफीन सेंटर। ठीक है, ये केरला का एक थ्रिशूर है, वहाँ पे इस सेंटर को बनाया गया है। ग्राफीन के बारे में जान लेते हैं। ये थिनेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, केमिकल स्टेबिलिटी होता है इसमें। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसका बहुत अच्छा होता है, लार्ज सरफेस एरिया होता है और लाइट वेट होता है। तो ये न्यूज है कि ये जो सेंटर बनाया गया थ्रिशूर में है, इसको याद रखिएगा। इस पिक्चर में देख लीजिए ग्राफीन का स्ट्रक्चर। अगला पॉइंट है हमारा लासा फीवर। ये क्या है लासा फीवर? एक तरह का जोनोटिक डिजीज है, लासा वायरस से होता है। जोनोटिक डिजीज होता है कि जब वायरस ट्रांसमिटेड होता है एनिमल्स टू ह्यूमंस। ठीक है, ये इंडेमिक है और वेस्ट अफ्रीका में बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है। सिम्टम्स इसका देख लीजिएगा, ब्लीडिंग है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, वॉमिटिंग, इस तरह से होता है। ये जो स्प्रेड होता है मेनली डायरेक्ट कांटेक्ट जो होता है, रेयरली स्प्रेड वाया डायरेक्ट कांटेक्ट, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये बीमारी नहीं फैलता है। इसका जो मेन जो होता है वो रेट जो चूहा होता है उससे फैलता है। एक ये मेडिसिन है रिवरिन। इस मेडिसिन को यूज करके हम ट्रीटमेंट करते हैं जिससे कि हम हाइड्रेशन एंड ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री कुसुम योजना। बहुत सिंपल, बहुत अच्छा, कुसुम बहुत प्यारा नाम है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं
उत्थान महाअभियान स्कीम, ये फुल फॉर्म। इसके तहत क्या किया जाएगा, एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाएगा, खास करके फार्मर्स के लिए। डी डिजिटलाइज, फार्म सेक्टर जो है उसको डी डिजिटलाइज करके सोलराइज्ड किया जाएगा। मतलब डीजल पे जो आपका पंपिंग सेट निर्भर है उसको हटा करके आपका सोलर प्लेट पे आप अपना जो पंपिंग सेट है उसको यूज करोगे, यही है। इसके साथ ही साथ इंडिया का जो कमिटमेंट है कि हम इंक्रीज करेंगे अपना जो शेयर ऑफ इलस्टेड कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम नॉन फॉसाइल फ्यूल्स, जो सोर्स है नॉन फॉसाइल फ्यूल्स जो हमारा सोर्स है, उसके तहत हम 2030 तक जो हमारा पावर जनरेशन का कैपेसिटी है, इंस्टॉल कैपेसिटी है, उसको हम 40% जो है वो हम नॉन फॉसाइल फ्यूल से जनरेट करने लगेंगे 2030 तक। ये हमारा इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है। हर देश जो है अपना अपना क्या करेगा इतना दिनों में, उसका एक बताता है कि हमको क्या करना है। तो इस तरह से इंडिया ने भी बोला है कि हम क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, हम क्या सहयोग कर सकते हैं, तो उसी को बोला गया है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इसके तहत भारत 2030 तक जितना भी इसका इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर होगा उसमें 40% नॉन फॉसाइल फ्यूल से जनरेट होगा। ये भारत का अपना इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है ये भारत का है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है हवाना सिंड्रोम, बहुत इंपॉर्टेंट है। हवाना वास्तव में क्यूबा का जो राजधानी है वो हवाना है। एक मिस्टीरियस इलनेस है। इसमें जो है खास करके यूनाइटेड स्टेट्स के जितने भी डिप्लोमेट्स है, इंटेलिजेंस है, उनमें मोस्ट जो है इस तरह के सिंड्रोम से जो है प्रभावित रहे हैं, इसीलिए ये चर्चा में था। इसमें मेंटल जो हेल्थ है, इस तरह का सिम्टम्स है, इसमें ये सारी चीज होता है, न्यूसिया होता है, वेटिगो होता है, हेडेक्स होता है, मेमोरी लॉस होता है और कभी कभी बैलेंस जो है वो खो जाता है। ये फर्स्ट रिपोर्टेड क्यूबा में हुआ था 2016 में, इसीलिए इसको हवाना सिंड्रोम कहा गया है। इसका पॉसिबल कॉज क्या हो सकता है, अभी तक इसका कोई एग्जैक्ट कॉज जो है डिड नॉट हैव कन्वेंशनल मेडिकल और इन्वायरमेंटल एक्सप्लेनेशन। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है क्यों होता है। बस ये माना जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है और अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है ये डायरेक्टेड, मतलब किसी दुश्मन देश के द्वारा इसको यूज करके, जब अमेरिका के डिप्लोमेट्स या जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसी है उस पर इसको यूज किया गया, तो इस तरह से अमेरिका के ये डिप्लोमेट्स जो है इस तरह की बीमारी से प्रभावित हुआ। ये बस एक एजम्पशंस है, ये पॉसिबल कॉज है, लेकिन एग्जैक्ट क्या है ये अभी नहीं पता चला है। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इन सारे टॉपिक्स को अपना इस 7th लेक्चर में कवर किया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना वैल्यूएबल कमेंट दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।